छात्रों नमस्कार। श्री बाबानंदेश्वर महाविद्यालय की तरफ से आपके लिए बीएड के जो तृतीय सेमेस्टर में आपका पेपर है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर आपको बता रहे हैं। देखिए, द्वितीय इकाई है आपकी, जिसका प्रश्न हैगा कि आधारभूत प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं, प्रभावी प्रबंधन के लिए उनके शैक्षिक निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। इसी में आगे और प्रश्न भी बनते हैं कि नियोजन और आयोजन प्रबंधन के दो मुख्य कार्य हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया कैसे है? और प्रश्न देखिए, लुथिर गुलिक के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य बताइए, अथवा हेनरी फेयोल ने शिक्षा प्रशासन के कार्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया है, या शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया बताइए। ये लगभग सभी एक जैसे ही प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी एक जैसे ही है। ठीक है, तो हम यह बात करेंगे कि आधारभूत प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिस मैनेजमेंट। तो प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले आप समझिए, प्रबंधक या प्रबंधक कौन होता है? जो व्यवस्थाओं का प्रबंध करता है। जैसे हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में या कहीं भी विद्यालय में जो प्रबंध का कार्य होता है वह प्राचार्य का होता है। प्राचार्य के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वित्त की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक रूप से किसी कार्य को करना है, सरकारी व्यवस्थाओं को विद्यालय में लाना है, या सरकार तक अपने विश्वविद्यालय की बातों को पहुंचाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व का कार्य प्रबंधक का होता है और वह उसका प्रबंधन करता है। ठीक है, तो प्रबंधन के द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रबंधक क्या होता है। जैसे हमारे घर के अंदर देखा जाए तो प्रबंधक कौन है? हमारे घर में प्रबंधन का काम हमारे माता पिता करते हैं। ठीक है, और वह हमारे प्रबंधक हैं एक प्रकार से, जैसे समझा जाए तो। इसी में आगे चलते हैं। प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, नंबर 1 में देखिए नियोजन, प्लानिंग, अर्थात योजना बनाना। ठीक है, दूसरा देखिए बजटिंग, अर्थात बजट की, वित्त की व्यवस्था करना। तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, अर्थात अपनी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना कि वह सुचारू रूप से काम करती रहें। नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। ठीक है, अब विद्यालय में काम करने के लिए कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी योग्यता का चयन निर्धारित करना, उनका वेतन निर्धारित करना, कार्य निर्धारित करना स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें प्रिंसिपल या अन्य प्रबंधक गण जो होते हैं, वैसे तो सरकारी विद्यालयों में सरकार के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, लेकिन निजी विद्यालयों में निजी प्रबंधन के द्वारा भी इन कार्यों को किया जाता है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को कार्य के लिए रखा जाता है। टीचर्स भी हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, क्लर्क वगैरह, चपरासी है, लैब असिस्टेंट है, खेल कूद के टीचर हैं, चित्रकला के टीचर हैं, संगीत के टीचर हैं, अन्य सभी को इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, एक होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रबंधन का कार्य ये भी होता है कि अपने संगठन को मजबूत करे, संगठन की कमियों को दूर करे, संगठन में आने वाली समस्याओं को दूर करे और संगठन को ऐसा बना दे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सके। ठीक है, उत्प्रेरण, अगला है मोटिवेशन, उत्प्रेरण। देखिए, जब प्रबंध में तंत्र के अंदर लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर्स काम कर रहे हैं या अन्य स्टाफ्स काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उनमें कार्य करने में थोड़ी शिथिलता आती है, एक निराशा आती है, या वो किसी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं या वह बोझिलपन महसूस करते हैं। तो ऐसे में उनको मोटिवेट करने का काम भी प्रबंध तंत्र का होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। प्रेरित करना, अर्थात उत्प्रेरित करना। अगला है समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, अर्थात जो विभिन्न लोग काम कर रहे हैं वह आपस में समन्वित रहें, उनमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो पाए। एडजस्टमेंट करना भी प्रबंधन का कार्य होता है। और निर्देशन, डायरेक्शन देना, ये भी प्रबंधन का कार्य होता है।
तो बिना एक अच्छे निर्देशन के आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो निर्देशन होना बहुत जरूरी है। तो प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से हुए? नियोजन, बजटिंग, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, संगठन, उत्प्रेरण अर्थात मोटिवेशन, समन्वय कोऑर्डिनेटिंग, निर्देशन डायरेक्शन। अब आपके पेपर में यदि आएगा तो आप इन्हीं के जो 8 हमने पॉइंट बताए हैं इन्हीं को आप विस्तार से लिख देंगे अपने शब्दों में, तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही कार्य होते हैं। अब इन्हीं को आगे विस्तार से आप चाहे कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आपको बता देते हैं। डोनेल महोदय ने लिखा था, डोनेल ने, कि नियोजन एक मानसिक क्रिया है। यह एक विशेष तरीके से कार्य करने का सचेतन निश्चयात्मक प्रयास है। इन्होंने मानसिक प्रक्रिया के ऊपर अपनी बात कही है कि नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात प्लानिंग बनाना बुद्धि का कार्य है, मस्तिष्क का कार्य है। ठीक है, इसके लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। नया व्यक्ति प्लानिंग योजनाएं नहीं बना सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वह बनाए असफल हो जाए, तो इसमें अनुभव की भी आवश्यकता होती है और यह एक विशेष तरीके से उसको बनाया जाता है जिसमें सभी के हितों का, संगठन के हित का, सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस पर डोनेल महोदय के ये विचार थे। अब नियोजन संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए कि समन्वय स्थापित करना। जो भी संगठन योजना बनाएगा तो सभी टीचर्स में, कर्मचारियों के बीच एक समन्वय स्थापित करेगा। उद्देश्य प्राप्त करने को ध्यान में रखकर, उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही जो है योजना बनाई जाएगी और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। और प्रशासन इसके निर्माण में वर्तमान, भूत और भविष्य को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न अनुभवों का ज्ञान। योजना निर्माण में प्रशासन को विभिन्न परिस्थितियों, कार्यों, कार्यविधियों, कार्यकर्ताओं और उनकी योग्यताओं, अनुभवों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो भी प्रबंधन करता होता है वह अनुभवी होता है और उस अनुभव के आधार पर ही वह उन व्यक्तियों को संगठन के अंदर कार्यभार सौंपता है। ठीक है, जोखिम कम करना अगला बिंदु है, जोखिम कम करना। तो जोखिम अर्थात जो कार्य में आने वाली परेशानियां हैं उनको कम किया जाए। प्रशासन को प्रेरित करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अपने अधिकारियों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता होती है कि संस्थान किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्रेरित प्राप्त करेगा, तो उसके अनुसार ही वह योजनाओं को बनाएगा। ठीक है, अतार्किक निर्णय पर रोक। बहुत सारे निर्णय ऐसे हो जाते हैं बीच में जो तार्किक नहीं होते हैं और हो सकता है किसी पक्ष को लेकर कर लिए गए हों। तो जो भी निर्णय लिए जाएं वो निष्पक्ष होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा एक तरफा नहीं होनी चाहिए जिससे संस्थान में लोग काम न कर पाए। ठीक है, तो निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। फिर है संगठन। संगठन देखिए, एक तो मानवीय संगठन होता है, एक भौतिक संगठन होता है। मानवीय संगठन में मनुष्य होते हैं जो काम करते हैं और भौतिक संगठन के अंतर्गत हमारी मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, जैसे मेज कुर्सी है, खेल के मैदान में खेल के सामान है, लैब में लैब का सामान है। ठीक है, म्यूजिक लैब में म्यूजिक का सामान है। तो ये सब जो भौतिक उपकरण हैं तो ये भी एक संगठन का हिस्सा होते हैं, इनके बिना भी काम करना संभव नहीं होता है। तो संगठन में आप इनके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। इसमें मैफारलैंड ने एक विचारधारा अपनी लिखी है, परिभाषा है कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है संगठन कहलाता है। ठीक है, और अगली परिभाषा है प्रो LH हैनी के अनुसार संगठन एक विशिष्ट भाग का सुसंगत समायोजन है जो कुछ सामान्य उद्देश्यों को संपादित करता है। तो संगठन के बारे में आप समझ गए होंगे संगठन क्या है। अब संगठन के कार्य क्या होते हैं। अब जो भी संगठन बना, जैसे टीचर्स का संगठन होता है विद्यालय के अंदर,
तो इनका काम होता है कि कार्य को सरल बनाना और लाभप्रद बनाना, ठीक है, मूल्यवान बनाना, चरित्रवान कार्यकर्ताओं को तैयार करना, ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना, अर्थात कुछ नवीन कार्य हों, लोगों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हो जाए। नंबर 4 है स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देना। नंबर 5 विभिन्न कार्यों एवं साधनों में समन्वय स्थापित करना, अर्थात कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद न हो जाए, सभी कार्य हमारे व्यवस्थित सुचारू रूप से चलते रहने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, संसाधनों का समुचित एवं तकनीकी का अधिकतम प्रयोग तथा उपयोग करना। अगला हैगा विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे जो संगठन होता है उसके क्या कार्य होते हैं। कार्यों को सरल बनाना, लाभप्रद बनाना, और नंबर 2 मूल्यवान तथा चरित्रवान कार्यकर्ताओं को तैयार करना। नंबर 3 सृजनात्मकता का विकास करना। नंबर 4 स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देना। नंबर 5 विभिन्न कार्यों एवं साधनों में समन्वय स्थापित करना। नंबर 6 संसाधनों का समुचित एवं तकनीकी विकास करना और उनका उपयोग करना, तकनीकी का अधिकतम उपयोग करना, ठीक है, और संस्थान का विकास करना। तो ये आपके संगठन से संबंधित कार्य थे। संगठन के बारे में हमने आपको बताया। संगठन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक संगठन और एक मानवीय संगठन, ठीक है। और आपको इससे पहले हमने बताया था कि नियोजन क्या होता है, नियोजन प्लानिंग बनाने संबंधी क्या क्या कार्य होते हैं। तो नंबर 1 था इसमें समन्वय स्थापित करना, दूसरा उद्देश्य प्राप्त करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, नंबर 4 विभिन्न अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करना और अनुभवों के आधार पर ही व्यक्तियों को कार्य प्रदान करना, जोखिम को कम करना और प्रशासन को प्रेरित करना। नंबर 7 है अतार्किक निर्णय पर रोक लगाना, अर्थात जो भी निर्णय लिए जाएं वह तार्किक होने चाहिए। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। हम आपको दोहरा के भी बताए दे रहे हैं कि किस प्रकार से नियोजन होता है। और इसके बाद प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, प्रबंध मैनेजमेंट के मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें 8 प्रकार हमने आपको बता दिए हैं। इनको आप विस्तार से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। नियोजन, बजटिंग, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग और संगठन, उत्प्रेरण, मोटिवेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग और निर्देशन, डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि निर्देशन क्या होता है। निर्देशन जो होता है एक तो होता है निर्णय लेना, फिर निर्णय की घोषणा करना और निर्णय को व्यवहार में लाना, समय समय पर व्यक्तियों को निर्देशित करते रहना कि वह क्या कार्य कर रहे हैं और उनको आगे कैसे कार्य करना है। कार्य का ज्ञान कराना ही निर्देशन देना होता है, ठीक है। तो विद्यालय में ये कार्य प्राचार्य के द्वारा किया जाता है और कक्षा में जैसे कोई भी कार्य होता है तो शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये निर्देशन के कार्य जो होते हैं ये व्यक्ति को वांछित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका सही रूप से मार्गदर्शन करते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यदि निर्देशनकर्ता अच्छा नहीं होगा तो पर्याप्त रूप से लोगों को निर्देशन नहीं प्राप्त होगा और हो सकता है कि वे मार्ग से भटक जाएं। देखिए, इसमें एक कुंटज और ओ डोनेल की परिभाषा है। संचालन एक मिश्रित कार्य है। इसमें वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु उत्साहित करते हैं, ठीक है। अब संचालन से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं। संचालन संबंधी कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य। अब जो व्यक्ति जैसे प्राचार्य के अधीनस्थ कौन होता है, टीचर्स होते हैं, तो इनके क्या कार्य होते हैं। उनके गुणों को समझना, उनको निरीक्षण करना, वह कार्य जो कर रहे हैं उसका पर्यवेक्षण करना, सूची वगैरह बनाना, ठीक है, उनको उत्साहित करना, उत्प्रेरित करना, विकास की कार्य जो हो रहा है उसकी विकास की गति को भी देखना, कहीं धीमी गति से कार्य तो नहीं हो रहा है, सामान्य रूप से कार्य होना चाहिए। तो ये कार्य, ये अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य होता है निर्देशन का। तो निर्देशन करने वाला व्यक्ति यह देखता है, ठीक है। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाना,
कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, प्रशिक्षण से संबंधित कार्य कराना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं जानता है या कम अनुभव रखता है या कोई नई तकनीकी आई है तो उसका प्रशिक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों को कराया जाता है, ठीक है, जिससे वह उस कार्य में अधिक कार्य कुशलता के साथ कार्य कर सकें, ठीक है। और उसमें भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये निर्देशन से संबंधित कार्य हैं। नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाना, नीतियाँ तभी प्रभावपूर्ण होंगी जब व्यक्ति मन लगाकर कार्य करेगा, ठीक है, व्यवस्थित रूप से कार्य करेगा। छात्रों को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे लोगों को। और निर्देशन के द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है और कब समाप्त करना है, ठीक है। अगला है नेतृत्व प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना। तो जो कुशल निर्देशक होता है, नेतृत्व प्रदान करता होता है, वह लोगों को प्रोत्साहित भी करता है, कुशल नेतृत्व प्रदान करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। अब विद्यालय के अंदर उत्पादन क्या होगा? विद्यालय के अंदर जो उत्पादन होता है, देखिए शिक्षा का ही उत्पादन होता है। एक योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में सामाजिक योगदान दे सकें, समाज का विकास कर सकें, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक हो सकें, तो ये और शिक्षा का भी विकास हो, जैसे योग्य डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, तो समाज के कल्याण के लिए ही तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है। तो नेतृत्व प्रदान करता या निर्देशन जो व्यक्ति कर रहा है उसका यह भी कार्य होता है कि वह लोगों को प्रोत्साहित करे, लोगों की सहायता करे, उन पर नियंत्रण भी रखे, उनको देखता भी रहे, ठीक है, समय समय पर आने वाली समस्याओं को दूर भी करता रहे। नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए भी कार्य करने पड़ते हैं। तो एक निर्देशक का प्रमुख कार्य ये भी है कि वह नियंत्रण को प्रभावी बनाए, जिससे देखिए कार्य करने समय जो है अनुशासनहीनता न होने पाए, ठीक है, मानव में और भौतिक संसाधनों में एक सामंजस्य बना रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करना पड़ रहा है और हमारे पास उससे संबंधित या पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं है, तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, पर्याप्त जो हमारे पास साधन हैं हम उन्हीं साधनों में से उस काम को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। एक समायोजित वातावरण में सभी को निर्देशित किया जाए, सभी लोग व्यवस्थित रूप से कार्य करें और कहीं ना कहीं हम उस कार्य में सफल भी हो जाएं। तो यह भी एक नियंत्रणकर्ता का, निर्देशक का कार्य होता है कि किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों से काम को निकालते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण, इसके बाद है हमारे पास नियंत्रण। अब नियंत्रण से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, नियंत्रण क्या है? तो नियंत्रण वह है जो समस्त गतिविधियों, प्रणालियों, योजनाओं को अपने वश में रखता है और उनको बनाई गई पूर्व योजना के अनुसार निर्धारित क्रम से चलाता है, उनको व्यवस्थित रखता है, कार्य करने वाले व्यक्तियों में शक्ति का समायोजन करता है, ठीक है, उनको उत्प्रेरित करता है, कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखता है, ठीक है। इसी में मैरी कशिंग नील्स की एक परिभाषा है, नियंत्रण संगठन को निर्देशित कार्यों, निश्चित उद्देश्यों अथवा एक समूह के प्रति एक संतुलन बनाना है। अर्थात जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक समान शक्ति के साथ निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संतुलित रूप से कार्य करें, ठीक है। इनके जो कार्य होते हैं नियंत्रणकर्ता के, जो प्रबंधन में नियंत्रण के अंतर्गत कार्य होते हैं, वो ये हैं कि अनुशासनात्मक कार्य अर्थात अनुशासन को बनाए रखना, कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच सामंजस्य, समन्वय बनाए रखना, उत्तरदायित्वों का वितरण का सही ज्ञान होना चाहिए। अब जो प्रबंधक होता है उसको पता होता है कि हमारा कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, ठीक है। यदि उसको ये ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने कर्मचारियों को कार्य का वितरण किस प्रकार करेगा, ठीक है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या शारीरिक क्षमता है, क्या उसकी रुचि है, किस प्रकार का अनुभव किस व्यक्ति के पास ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति को कार्य करने को देना चाहिए। संतुलन संबंधी कार्य अर्थात जो भी कार्य दिया जा रहा है समूह को, उसमें एक संतुलन भी होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महसूस करने लगता है कि हमको ज़्यादा कार्य दे दिया गया है, अगले को कम कार्य दिया गया है, या हमारे कार्य में ज़्यादा मेहनत है, अगले के कार्य में कम मेहनत है। तो ये समस्याएं भी दूर होनी चाहिए, ठीक है।
भावी योजना और निर्माण से संबंधित कार्य, अर्थात भविष्य में क्या करना है, किस प्रकार की सूचनाएं संग्रहित करनी है, किस प्रकार नियंत्रण रखना है, ठीक है, अगली योजनाएं क्या होनी चाहिए, या जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से करें, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की होती है। अगला है निष्पादन, मापन एवं उसमें सुधार संबंधी कार्य। अब जो कार्य हो रहा है वह महत्वपूर्ण हो, उसका कार्य का निष्पादन अच्छी प्रकार से हो, और फिर उसका मापन भी किया जाना चाहिए कि हमने जो कार्य किया उसमें क्या कमियां रह गई, ठीक है, कितने स्तर तक हमने काम को किया, और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, नियंत्रण अनुशासन कैसा था, सभी कुछ यदि सही पाया जाता है मूल्यांकन करने पर, तो वह कार्य हमारा सफल होता है और हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। भविष्य में भी उस प्रकार का कार्य उसी की योजना के अनुसार करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रबंधन का कार्य क्या होता है, इसमें नियंत्रण संबंधी काम क्या क्या है, हम आपको फिर से बोल के बता दे रहे हैं। तो अनुशासनात्मक कार्य करना, समन्वय संबंध स्थापित करना, कहाँ पर, कर्मचारियों के मध्य, जिससे वह आपस में कोई विवाद न हो, समन्वय से प्रेम, सहयोग, निष्ठा, आपसी तालमेल में वृद्धि हो, और जो आपसी एक तनाव होता है वह कम हो जाए, ठीक है, उत्तरदायित्व का सही वितरण करना, संतुलन बनाए रखना, भावी योजनाओं के संबंधित कार्य करना, निर्णय लेना, सूचनाओं को एकत्रित करके रखना, ठीक है। अगला है निष्पादन, मापन एवं उसमें सुधार संबंधी कार्य करना, अर्थात जो कार्य हो चुका है उसका सही से निष्पादन हो जाए और फिर उसका मूल्यांकन हो, उसे संबंधित डाटा कलेक्ट करना, विभिन्न प्रकार के जो भी उसके अंदर कार्य विधि हुई है उसका मूल्यांकन करना, उसको लिखना, रिकॉर्ड बनाना, ठीक है, जो कमियों को दूर करना भविष्य के लिए। बिना मूल्यांकन के निष्पादन को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो ये सारी बातें थी नियंत्रण से संबंधित, नियंत्रण के कार्य से संबंधित, ठीक है। संचालन से संबंधित आपको कार्य बता दिया कि संचालन में क्या क्या होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य, कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाना, जो संचालन करता होता है वह इन कार्यों को करेगा, ठीक है। कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करना, नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाना, नेतृत्व प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना, ये सारे सामान्य बिंदु हैं जिनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको बार बार सुन सकते हैं, यहाँ पर बोले गए बहुत सारे शब्द आपको पेपर्स में लिखने में सहयोग करेंगे। फिर जब आप अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं या अपनी पुस्तक से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सहयोग, एक मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को देखिए, यदि कुछ प्रश्न हो आपके मन में तो आप व्यक्तिगत कमेंट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी सुझाव हो वो दीजिएगा। इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए सरलता से, ठीक है। और कुछ नवीन जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स करिएगा। आज के लिए आपने शैक्षिक प्रबंधन और विद्यालय द्वितीय यूनिट के अंतर्गत ये जो प्रबंधन का कार्य होता है इसको अच्छे से समझ लिया है। प्रबंधन में 8 कार्य हमने आपको बताए हैं: नियोजन, बजटिंग, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, संगठन, उत्प्रेरण, समन्वय और निर्देशन। बस इन्हीं को अपने शब्दों में लिखना है। आगे हमने आपको थोड़ा थोड़ा बोल बोल के बता भी दिया है बेसिक जानकारी, या बार बार सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ठीक है कि संगठन क्या है, संचालन क्या है, नियंत्रण क्या है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।